खेल खत्म हो गया है पहले वाला और नए एफ&ओ रूल्स लागू हो गए हैं 20 तारीख से। काफ़ी सारे हो गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मार्च से इम्प्लीमेंट होंगी, वो अलग बात है, उनकी बात करेंगे बाद में। बट अभी फ़िलहाल जो नया गेम शुरू हो रहा है कल से, वो दिखाएगा नई दिशा मार्केट को। और क्या हुए हैं वो चेंजेस? सबसे पहले तो लॉट साइज़ है जो वो बदल गया है। सब जगह पे लॉट जो है वो बड़ा हो जाएगा। और दूसरा, मार्केट ने जो अप मूव दिखाया और उसमें अचानक से गिरावट आई, उस सबको समझने की कोशिश करेंगे डेटा के साथ, और आगे क्या हो सकता है उसकी भी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं भाई, जो लॉट साइज में चेंज हुआ उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहली बात कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन जो होगी आपकी, वो करीब करीब 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना मतलब एक लॉट खरीदने में जितना पैसा लगता था, अब उससे लगभग 3.5 गुना ज़्यादा लगेगा। 4 गुना भी कह सकते हैं, कई जगहों पे 4 गुना हो जाएगा। जैसे कि अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर 50 जो उसका ऑप्शन का या फॉर फ्यूचर का जो साइज था, वो 25 क्वांटिटी का लॉट होता था, जो कि अब 75 का हो जाएगा। तो पहले तो एक क्वांटिटी 3 गुना हो गई, दूसरा इसके अंदर जो लगने वाला मार्जिन है उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज है। तो इस तरह से आपको करीब करीब मिनिमम 3 गुना क्वांटिटी या 3 गुना मार्जिन मनी पे करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें 15 क्वांटिटी में पहले ट्रेड होता था, जो लॉट साइज था वो अब डबल हो गया है, 30 हो गया है। ऐसे ही निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, इसमें जो पहले 50 का लॉट चल रहा था वो अब 120 का हो गया, डबल से थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पर भी आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लगेगा। सब जगह पे यही कहानी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका 25 का लॉट जो था वो 65 का हो जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 का लॉट जो 10 का था वो 25 का, और सेंसेक्स बीएसई सेंसेक्स जो कि 10 का लॉट था वो 20 का, और बैंक एक्स का जो 15 का लॉट साइज था वो अब 30 का हो जाएगा। और वहीं बीएसई सेंसेक्स 50 का जो साइज था वो 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता था, वो अब 60 क्वांटिटी का हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो निफ्टी के लॉट्स में पड़ रहा है। इसमें सीधा सीधा 25 से 75 होगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगी क्वांटिटी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, और यही जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होगा भी अभी, क्योंकि यही है अब जो वीकली एक्सपायरी में रह गया है इन एनएससी। और बीएससी में तो फिर सेंसेक्स है आपका, जिसके अंदर आपकी वीकली एक्सपायरी होगी। बाकी सब वीकली एक्सपायरीज अब खत्म हो गई हैं, अब कोई वीकली एक्सपायरी नहीं होगी। हालांकि एक बहुत बड़ी कैच की बात यह है कि जो आपका लास्ट वीक होगा मंथ का, उसमें वीकली एक्सपायरी हर रोज एक एक्सपायरी बनती है। क्योंकि जो आपकी एक्सपायरी बनती नजर आएंगी वो मंडे को मिड कैप की होगी, और फिर ट्यूसडे को फिर निफ्टी की हो जाएगी, और फिर वेडनेसडे को आपकी बैंक निफ्टी की होती हुई नजर आएगी, और बैंक एक्स की नजर आएगी। थर्सडे को आपको निफ्टी की आएगी, और फ्राइडे को सेंसेक्स 50 और सेंसेक्स की, और मिड कैप की शायद नहीं, मिड कैप मंडे है, और सेंसेक्स 50 की शायद एक्सपायरी जो है वो फ्राइडे को होगी। तो अब हर रोज एक एक्सपायरी होगी ऑन द लास्ट वीक। तो लास्ट वीक ऑफ द मंथ जो होगा वो बहुत खतरनाक हो जाएगा फॉर दी ट्रेडर्स टू प्ले अराउंड। हाउएवर बाकी के 3 हफ्ते आप उसके अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन वीकली एक्सपायरीज नहीं होंगी, और वीकली एक्सपायरीज जो होंगी वो सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की होंगी। सो दिस इज द बेसिक मोटा मोटा चेंज जो कि अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। 20 नवंबर से हो गया है, इनफैक्ट 19 नवंबर से। अब जो 21 नवंबर को मार्केट खुलेगी तब ये सब इम्प्लीमेंटेड होंगे। कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट जो है वो खत्म हो गया, यानी कि जो पहले कैलेंडर स्प्रेड करते थे, यानी कि मैंने दिसंबर की ऑप्शन को बेच दिया और जनवरी की ऑप्शन को खरीद लिया तो मार्जिन स्क्वायर ऑफ हो जाता था, वो नहीं होगा अब, और उसमें फ़र्क आ गया है थोड़ा सा। और दूसरा जो आपका कुछ और चीज़ें हैं उन पे भी ऐसे मार्जिन का असर आया है। सो मोटा मोटा ये है कि जो छोटे ट्रेडर थे अब वो छोटे ट्रेडर ट्रेड नहीं कर सकते अनलेस वो ज़्यादा पैसा डालें और बड़े ट्रेडर बने, या फिर ट्रेडिंग छोड़ दें। बाकी इसके आगे चलते हैं, आगे मार्केट क्या कह रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो भाई देखिए, अब जो हुआ थर्सडे को, उसमें सॉरी थर्सडे कह रहा हूँ, जो हुआ अभी मंडे को, वो बहुत ट्रिकी था। बहुत तेज मार्केट बढ़ी ऊपर, बहुत अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई। और इतनी तेज रिकवरी अचानक से शेड ऑफ हो गई आखिरी में, और उसके कारण जो बताए जा रहे हैं वो भी एक्चुअली में वो कंफर्म नहीं है। बट ये तो कंफर्म है कि यूक्रेन ने मिसाइल छोड़ी है, ठीक है, ऑटोमेटिक मिसाइल छोड़ दी यूक्रेन ने, और हमला किया रशिया के ऊपर। बट आपको एक बात बता दूं, मार्केट डज नॉट रिएक्ट ऑन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इस तरह की चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि महाराष्ट्र के इलेक्शंस थे
जिसकी वजह से छुट्टी थी 20 तारीख को और इसकी वजह से मार्केट बंद रहने वाली थी। सो एक दिन पहले छुट्टी से कोई भी पोजीशन कैरी करना नहीं चाहता, ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण, हाँ, मार्केट में 2:30 बजे करीब खबर आई थी, 2:15 बजे करीब खबर इंटरनेट पे फैली थी कि यूक्रेन ने मिसाइल छोड़ दी, तो हो सकता है उसने भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करा हो। बट कुल मिला के जो बात है वो ये कि भाई मार्केट एकदम ऊपर जा रही थी और जाते जाते फिर वो रुक गई। ये चार्ट में दिख रहा था पहले ही, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेकेंड हाफ जो होगा वो डिफरेंट होगा। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। और चार्ट पहले बताता है, मुझे नहीं पता यार कैसे होता है, बट बॉस मैंने बहुत बार देख लिया है, चाहे वो वॉर हो चाहे वो कोविड हो, चार्ट पहले बता देता है। हो सकता है वो बहुत ज्यादा पहले नहीं बताता हो, लेकिन पहले बता देता है और मैं आपको अक्सर बताता हूँ। खैर एनी विच वेज, अभी जो मार्केट में हुआ उसमें दम कहाँ दिख रहा है और कहाँ कमजोरी दिख रही है उसको देख लेते हैं। तो देखिए एफएमसीजी हमारा कछुआ फिर से मजबूती से बढ़ता हुआ नजर आया। सो ये है डेटा असली वाला जो 19 नवंबर को मार्केट में हुआ। उसमें मीडिया टॉप गेनर था, रियलिटी टॉप गेनर था और ऑटो टॉप गेनर था। तो ये थे 3 टॉप गेनिंग सेक्टर और मीडिया में खासी मोटी बढ़त आई है, इससे सावधान रहिएगा। मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ। हालांकि ये टॉप गेनिंग सेक्टर था, 2.67% बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद रियलिटी सेक्टर 1.79% और निफ्टी ऑटो 1.76% बढ़ते हुए नजर आए। बट ये खतरनाक बात हो सकती है क्योंकि मीडिया सेक्टर में कोई कारण नहीं है बढ़त का। रियलिटी भी थोड़ा सा कमजोर माना जा रहा है, लेकिन गेनर हो सकता है ये, इसमें कोई शक नहीं। ऑटो भी हो सकता है क्योंकि काफी करेक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद इनमें जो है सॉरी कमजोरी आई अचानक से, जब वो भी इन पे ज्यादा असर नहीं डाल पाई और ये खड़े रहे हैं। ऐसा तो मजबूत नहीं है ये सेक्टर्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे शक है। बाकी मेरी समझ से जो है वो मार्केट में अगला सेक्टर जो है वो काफ़ी मजबूत था और है, और वो बढ़ता हुआ नजर आया। दैट इज आईटी सेक्टर 1.58%। सो ये बढ़त अपनी मेंटेन कर गया, ये हो सकता है मेंटेन भी रखे आगे। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप और फिर उसका निफ्टी एनर्जी और इस तरह से इंफ्रा हुआ सब कुछ। खेल जो था वो रिलायंस में छुपा हुआ था। आखिरी में रिलायंस ने जो एकदम से शेड ऑफ करा, एकदम ऊपर से गिरा है, उसकी वजह से निफ्टी के अंदर में जो बढ़त दिख रही थी वो दिखनी बंद हो गई। हालांकि बाकी जगहों पर तो काफ़ी अच्छी बढ़त बरकरार रही है उसके बावजूद भी, अगर सेक्टर वाइज देखें तो। और गिरावट की बात करें तो गिरावट कहीं भी नहीं थी, कुछ भी कोई भी सेक्टर। हालांकि मार्केट निफ्टी जो है वो जो दिखा रहा है उसके हिसाब से तो वो आखिरी में उसने 250 पॉइंट छोड़ दिए, लेकिन कहाँ 800 तक चला गया था निफ्टी, 23,800 से ऊपर जाने की बात कर रहा था और उसके बाद शेड होके आखिरी में 23,500 पे आ गया। तो यहाँ पर तो भाई कहानी ये थी कि मतलब 300 पॉइंट ही ऑलमोस्ट छोड़ दिए, 250 पॉइंट तो कम से कम छोड़े ही हैं। और उसमें रिलायंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था आखिरी में, जिस तरह से गिरा ये। और इसके अलावा कई जगहों पर गिरावट आई, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई भी गिरते हुए नजर आए, यही है टॉप कंट्रीब्यूटर। हालांकि इन्फोसिस ने संभालने की कोशिश करी, बट एनी विच वेज कुल मिलाकर ये था कि आखिरी में तो शेड ऑफ हुआ है। और वो शेड ऑफ जो हुआ वो इसलिए था कि पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहते, या तो छुट्टियों की वजह से, महाराष्ट्र इलेक्शन के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं या जो भी कुछ है कहानी उसकी वजह से, या फिर ये यूक्रेन की जो मिसाइल वाली कहानी हुई उसकी वजह से। और अगर ऐसा था तो यार मार्केट में जो पैसा लगा रहे थे हजारों करोड़ रुपए, वो इतने ना समझ नहीं होते हैं कि उनको पता है कि छुट्टी है अगले दिन और फिर भी वो पैसा लगा रहे हैं। ये गेम कुछ और है, मैं आपको बता दूं। तो सावधान रहिएगा, 21 तारीख को मार्केट पलटती हुई नजर आ सकती है। टेक्निकल्स जो कह रहे हैं वो कुछ खतरनाक सी बात कह रहे हैं, स्पेशली खासतौर पर अगर हम विक्स की बात करें तो विक्स जो है वो थोड़ा सा नरम दिख रहा है अभी फिलहाल। और ये कह रहा है कि मार्केट में गड़बड़ अभी भी हो सकती है, वॉलेटिलिटी काफ़ी बनी रहेगी। मेरी समझ से मार्केट देखिए 200 मूविंग एवरेज, मैंने आपको बताया था कि तो सपोर्ट ले रही है और वहीं पे अगर सपोर्ट ले रखती है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से वापस बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। और नहीं, और अगर ये नीचे गिरती है तो दोस्त, अगर ये गिरती है नीचे 23,450 का पॉइंट तोड़ती है या 400 मानकर चलिए, अगर ज़्यादा होपफुल रहना चाहते हैं, तो ये फिर नीचे जा रही है और ये फिर 22,350 के लेवल को छूती हुई नज़र आएगी सबसे पहले। हालांकि इससे भी नीचे की गिरावट बनती है, वो बनता है जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया भी था, तो वो उसके हिसाब से खेल नज़र आया था, उसको भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने आपको बताया था हेड एंड शोल्डर के हिसाब से अगर बात करूँ तो ये पहली गिरावट जो है वो करीब करीब यहीं तक की बननी चाहिए थी, 23,270 तक की। और अब अगर इसके नीचे जाते हैं तो मार्केट जो है ओपन फॉर 21,780 तक के लिए हो जाएगी।
बट ऐसा कल ही हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा, बट बी केयरफुल। सो दैट्स व्हाट द स्टोरी इज। इसको या तो यहीं से रिकवरी लेनी चाहिए 200 मूविंग एवरेज से, रिकवरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो भाई मामला गड़बड़ है। हालांकि मैंने ये भी बताया था आपको कि इसमें एक दिन ब्रेकडाउन हो जाए तो उसको ये नहीं मानेंगे कि ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि हम 200 डे मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं। सो कम से कम 3 दिन का कहानी होनी चाहिए जब 3 दिन ये क्लोज करे बिलो द 200 लाइन। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू लुक एट। और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बेहतर होगा अभी थोड़ा सा सब्र रखें। पैसा हाथ में रखना ज़्यादा समझदारी है इस समय मार्केट में। क्यों? क्योंकि भाई देखिए मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है जो बहुत कुछ बदल सकता है, ठीक है ना। यूक्रेन वॉर को कोई बात नहीं, छोटा छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन बड़ी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। महाराष्ट्र और बाकी भी इलेक्शन हो रहे हैं जो। दूसरी बात, इसके अलावा जो F&O के रूल्स आए हैं, इससे गेम पे बहुत गहरा असर पड़ता नजर आएगा। रिटेल का क्या असर होगा और कितनी क्वांटिटी और कितने वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, और उससे काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हैं जो बदल जाएंगी। सो इसलिए इंतज़ार कर लेना, सो दैट यू हैव सम डेटा एटलीस्ट टू एनालाइज, विल नॉट बी अ रॉन्ग थिंग टू डू। सो समझदारी यही होगी कि थोड़ा सा रुक के करें, मैं भी कोशिश यही करूंगा। और बाकी दूसरा ये है कि अब पैसा भी ज़्यादा एट स्टेक लगेगा। मतलब जहाँ पहले एक लॉट लेकर समझिए कि 2-3-5 हज़ार रुपये का एक लॉट लेते थे निफ्टी के अंदर, वो अब सीधा सीधा आपको 10,000 लगेंगे या ज़्यादा लगते हुए नजर आएंगे। तो फिर आपका रिस्क भी उतना ही बढ़ जाएगा एक लॉट में, ठीक है ना। क्योंकि पहले अगर बात करो कि 25 क्वांटिटी पे या 15 क्वांटिटी पे 10 रुपये मूव करने से 15 क्वांटिटी पे आपको 150 रुपये या छोटा लॉस होता था। लेकिन अब अगर बात करूं वही 15 क्वांटिटी पे 10 रुपये नहीं, अब आपका 15 की जगह 30 क्वांटिटी पे 10 रुपये मूव आपको देखना है। क्योंकि एक लॉट अगर आपने खरीदा तो वो आप 15 इंटू मल्टीप्लायर जो होगा वो 15 नहीं 30 होगा, या अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो वो 50 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि बताया अभी हमने पीछे क्वांटिटियाँ चेंज हो गई, तो उसके हिसाब से आपका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। एक ही लॉट खरीदेंगे आप, लेकिन क्वांटिटी क्योंकि पीछे चेंज हो गई है लॉट में, तो आपका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। तो अब आपको अपने लॉस को देखना होगा, और ये साइकोलॉजी पे असर डालता है। मैं अपनी साइकोलॉजी को भी ठीक करने की कोशिश करूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ। दिस मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज जब मेरे को आदत है कि मेरे को 5,000 का लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि मैंने जो कैलकुलेट करा उसके हिसाब से वो लॉस इज़ फाइन, इतना लॉस ले सकता हूँ। लेकिन अब उसी क्वांटिटी को, एक तो पहले क्वांटिटी नहीं कर सकता, ठीक है, पहले एक लॉट में काम कर सकता था, तो अब एक की जगह 3 में करना पड़ेगा, क्योंकि 75 हो गया ना क्वांटिटी। तो 75 क्वांटिटी पे मतलब 3 गुना हो गई है क्वांटिटी। तो मेरे को ये देखना है कि पहले मैं जो 5,000 का लॉस ले देख देख के रुक सकता था, और उसके बाद भी वापस मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रख सकता था, और फिर होता भी था मूव, वो अब 15,000 करनी होगी। तो मेरा दिमाग क्या इसके लिए तैयार है। ये ऐसे ही है कि आप अचानक से बाइक चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, हर महीने आपका समझिए कि 10,000 रुपये का पेट्रोल लगता था। आप अचानक से पैसा मिल गया, लॉटरी लग गई, और अब आपने क्या करा, आपने एक बड़ी सी कार खरीद ली। समझिए जैसे कि मेरे पास वरना है, वरना खरीद ली, तो वरना जो एवरेज देती है वो 10 की एवरेज मुश्किल से देती है, तो 10 की एवरेज मुझे देती है। और अब मैंने कार खरीद ली, मेरे पास आए थे समझिए 25 लाख रुपए आए थे, 15 लाख रुपए की मैंने वरना खरीद ली। अब उसमें से मेरे पास 25 लाख में से 15 लाख मैंने लगा लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कर लिया, ठीक है, तो लॉट साइज बढ़ गया। बट अब जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो जब बाइक चलाता था तो मेरा महीने का 10,000 रुपये का पेट्रोल लगता था, और अब वरना की अगर टैंकी फुल कराने जाऊँ तो एक बारी में 4,000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, और वो चलती भी है। तो उतने किलोमीटर के हिसाब से चलूँ, अगर महीने का 10,000 लगता था तो यहाँ पे मेरा करीब करीब 50,000 रुपये पेट्रोल लगेगा। अब मैं 50,000 रुपये पेट्रोल महीने के लिए तैयार हूँ क्या, ये देखना है। क्योंकि 25 लाख आए थे तो 15 लाख की गाड़ी खरीदना शायद ओके था, तो 3 गुना साइज हो गया। दैट्स हाउ द साइकोलॉजी। दिमाग कहेगा कहीं यार नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर अपनी कमाई उस हिसाब से हो जाए। कमाई तो बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है ना, कमाई तो आप बढ़ाएंगे अब अगर ट्रेड करेंगे तो वो देखना है आपको। तो अब दिमाग उस ढंग से रिएक्ट करेगा आपका। सो behavioral attribute of your trades will change, the retail investor will change। तो सबसे पहले भाई देखिए जो कैंडल बनी है उसको देख लेते हैं हम। बहुत ही नेगेटिव कैंडल कहलाती है। अगर आपने मेरा कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखा है जिसके अंदर मैंने सिखाया प्राइस एक्शन, तो इसको देखिए, इसमें कितना लंबा विक है, और वो भी ऊपर से है, और प्राइस नीचे आके बंद हुई है
काफ़ी ऊपर थी, तो ये प्रेशर क्या था, ये सेलिंग का प्रेशर था और ये क्लोजिंग पे आया है। दूसरी बात कही जाती है मार्केट इज ओपन बाय दी एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय दी प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स ने आखिरी में काम करा है और उन्होंने अगर सेल ऑफ करा है तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि गुड थिंग इज कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग अभी आई है और ये कैंडल में कुछ ग्रीन तो अभी भी बाकी है। और उससे बड़ी बात जो पिछली कैंडल है जिसको हम बड़ा माने, जिसने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा और फिर उसके बाद नीचे क्लोजिंग दी थी, उसके 50% के बराबर में ही है। तो 50% वाला रूल भी मैंने आपको सिखाया है कि जब पिछली कैंडल होती है उसका अगर 50% कोई कैंडल एनगल्फ कर देती है तो जो पिछली कैंडल की स्टोरी है उसको खा लिया गया ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर जो पिछली कैंडल की स्टोरी है वो बियरिश थी, बियरिश कैंडल में यहाँ से ऊपर लेके गए और 50% से ऊपर है प्राइस। तो ये माना जा सकता है कि अभी जो बियर्स हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन अभी हारे हैं ऐसा नहीं है, बुल्स जीत गए हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हाई को तोड़ देना चाहिए था और हाई को तोड़कर क्लोजिंग देनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ है। सो अब गेम मोटा मोटा क्या है, अगर हम 23,000 समझिए 650 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर यहीं पे बन रहा है 23,680, इनफैक्ट 650 से 680 का एरिया है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग देता है तो नई बाइंग और नया मूव अप मूव आता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज अभी संकेत जो हैं वो कमजोरी के हैं। और कमजोरी की बात करूं तो कमजोरी भी कहां से हम मानेंगे, अगर अब नीचे टूटता है 23,400 या 450 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। इसके टूटने के बाद ही नई कमजोरी आएगी और नीचे गिरावट होगी। अभी ये इस जगह पर है जहां पर ये ना तो बुल्स जीते हैं ना बियर्स जीते हैं, इनडिसाइसिव है, हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है। कहानी जो है वो अभी इनडिसाइसिव ही है, बट ये अब क्लियर हो जाएगी, ये बात सही है। मैं पिछले कई वीडियो से आपको बता रहा था कि 21 तारीख के बाद असली गेम होगा, 20 तारीख तक कहानी बन रही है, ये लोग अपनी पोजीशंस रीअलाइन कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल हैज हैपेंड नाउ थिंग्स विल बी मच क्लियरर। ठीक है, अब अगर इंडिया विक्स की बात करें तो आज इंडिया विक्स जो है वो 15.66 पे है। ये काफ़ी हीटेड अप लेवल होता है, 15 से ऊपर है, 16 तक मैंने आपको बताया था कि चलता रहेगा 14 से 16 के बीच में। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। सब कुछ ये बता रहा है कि गेम अब बड़ा और खतरनाक होने वाला है। अब लेवल्स क्या होंगे जिन पे मैं ट्रेड करना। सो भाई सबसे पहले अपन उन लेवल्स को देख लेते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको बता दूं, निफ्टी के अंदर में इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी के अंदर में 23,690। अब ये है ऊपर का लेवल फॉर फ्यूचर की बात हो रही है। अगर इसको पार कर कर ट्रेड करता है निफ्टी फ्यूचर तो इसका मतलब बुल्स हैं, अदरवाइज नहीं तो अब ये फिलहाल बाय ऑन द डिप्स वाली मार्केट तो नहीं है। नोट हो गया, ट्रेड कैसे लेना है समझ में आ जाएगा। दूसरी बात भाई देखो पैसा कहाँ लग रहा है उसको देख लेते हैं। तो अभी जो एफआईआर और डीएस की कहानी निकल के आ रही है वो भी भाई नेगेटिव होती हुई थोड़ी सी नजर आई है, हालांकि ओवरऑल में पॉजिटिव ही है। कैसे, जो लास्ट सेशन में ट्यूसडे को सेलिंग हुई है, एफआईआर लगातार कर रहे थे, इन्होंने अपनी सेलिंग को थोड़ा कम कर दिया था, वो बढ़ती हुई नजर आई। 1400 करोड़ की सेलिंग से बढ़कर इन्होंने मंडे को 1400 करोड़ की सेलिंग और ट्यूसडे को 3,411 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आए। हालांकि गुड थिंग इज दैट के डीआईएस ने अपनी बाइंग को अभी भी उतना ही रखा है ऑलमोस्ट, या कहीं थोड़ा बढ़ा दिया है। मंडे को इन्होंने बाइंग करी थी 2330 करोड़ की और ट्यूसडे को करी है 2785 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। तो इस तरह से बढ़ गई है बाइंग डीआईएस की और बढ़ गई है सेलिंग एफआईआर की। लेकिन नेट में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि पब्लिक को माल चिपका दिया गया 625 करोड़ का, क्योंकि जो सेलिंग हुई बाय स्मार्ट मनी एफआईआर वो 3400 करोड़ की हुई और जो बाइंग बाय डीआईएस हुई वो 2785 करोड़ की हुई। तो बीच का माल कहाँ गया, वो पब्लिक के पास चिपकाया गया। तो ये खतरनाक साइन होता है, मैंने आपको बताया यही था जो सिनेरियो चेंज हो रहा था पिछले करीब 3 सेशन से, ये चेंज हो गया था और हम मान रहे थे इसको एक पॉजिटिव साइन, जो कि दिखा भी, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी बढ़त आती नजर आई। लेकिन अभी ये कम हो गया है और 625 करोड़ का माल पब्लिक को चिपकाया गया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं होता और वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे अभी भी पब्लिक से 301 करोड़ का माल खींचा गया है, क्योंकि अगर 2 दिन की एवरेज को जोड़ा जाए, दोनों दिन के कितना खरीदा गया और कितना बेचा गया, तो एफआईआर ने जो बेचा है 2 दिन में या वीक के बेसिस पे, 3 दिन भी बोल सकते हैं क्योंकि वेडनेसडे छुट्टी थी, तो 4,815 करोड़ का माल बेचा गया, जिसके अगेंस्ट में माल खरीदा गया है 5,116 करोड़ का। सो बहुत सारी जगहों में पब्लिक से माल खींचा भी गया। 301 करोड़ का नेट पॉजिटिव चंक निकलता है बाय दी स्मार्ट मनी डीआईएस की बाइंग में। सो ये एक पॉजिटिव साइन है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है, सब जगह पे मीडियोकर है। अब लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे इसलिए हमारे लिए, तो क्या है लेवल्स वो नोट कर लीजिए। निफ्टी के अंदर में अगर हमें ट्रेड करना है तो मेरी समझ से है, और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ यूज़ इट विद योर डिस्क्रिशन, बट ये लेवल्स जो होते हैं मेरे फेल नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स देख कर निकालता हूँ।
यूज़ कीजिएगा, और जो कर रहे हैं अगर फ़ायदा हो रहा है तो भाई कमेंट्स में भी डालिएगा, थैंक्स ही लिख दिया कीजिए यार, इतना तो करा कीजिए कम से कम, सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ कुछ फ़ायदा हो रहा है। मैसेज आते हैं आपके व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए भी बहुत थैंक यू सो मच है, बट यार यूट्यूब पे भी डालते रहिए ताकि और लोगों को भी पता चले। चलिए खैर, आप लेवल्स देखते हैं। तो लेवल्स की बात है, देखिए अगर निफ्टी में अगर बाय की बात करें, अगर बाय ऊपर चलना चाहता है तो भाई सबसे पहले अभी 468 के पास क्लोज हुआ है, ऊपर 520 से 550 का लेवल जो है, 560 इनफैक्ट का लेवल जो है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाना है इसको, अगर इसके ऊपर जाता है तभी बाय की कहानी बनती है, नहीं तो ये वो जगह है जहाँ से गिर जाएगा। दूसरा लेवल इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर 600 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस है, 600 से 620 तक का लेवल, और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो फिर से 640 पे रेजिस्टेंस आ जाती है, 639-40 रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और अगर इसको पार करा तब एक अच्छा मूव आता है ऊपर की तरफ में, जो कि 23,760 तक ले जाता हुआ नजर आएगा, 23,760 से 23,780 का लेवल, और अगर इसको भी पार करा तो फिर बहुत अच्छे से मजबूती आ रही है, बुल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हालांकि जीत नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद 840 से लेकर 890 या 900 का लेवल जो है, ये भी स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहां तक की गेम तो एक्सपेक्ट की जा रही थी, जब मैंने पिछले वीडियोस में बताया आपको, उसके हिसाब से देखेंगे तो यहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 850 से 900 का लेवल, तो ये वो जगह है जहां से फिर से मार्केट फिसल सकती है अगर वापस आती है तो। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है ना, तो फिर मान लीजिएगा कि बॉटम बन चुका है और फिर हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, और बाकी अगर 24,000 फिर 200 पार हो जाए तो फिर तो न्यू रैली की भी कहानी बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि उम्मीद है कि 900 के ऊपर नहीं जाएंगे, बट अगर चले जाते हैं और 24,200 के बीच में कहीं अगर हम रहते हैं तो मार्केट साइडवेज भी जा सकती है आने वाले समय में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब नीचे की बात करते हैं, तो अगर नीचे आना है तो भाई देखिए सबसे पहली सपोर्ट 23,460, उसको तोड़ दिया तो फिर 23,400, और इसको तोड़ दिया तो फिर मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग एंड फाइनल सपोर्ट जो बन रही है वो 23,300 की बन रही है। इसके नीचे जाना अच्छा नहीं होगा निफ्टी के लिए, और ये बियर्स की ताकत को दिखाएगा, बहुत ज़्यादा ताकत को दिखाएगा, और जो आखिरी की कैंडल्स हैं अगर आप उनको देखें नीचे, वॉल्यूम्स में भी बहुत अच्छे से वॉल्यूम था, तो ये सीरियस सेलिंग थी। अगर अगर ये कंटिन्यू होती है, जिसके की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जब मार्केट एंड ऑफ द सेशन में क्लोजिंग के टाइम पे कोई बड़े वॉल्यूम के साथ कोई मूव दिखाती है, वो भी सरप्राइजिंग मूव, तो वो कंटिन्यू होता है नेक्स्ट डे भी, नेक्स्ट सेशन में, फर्स्ट हाफ में तो कम से कम। तो मार्केट में चांसेस यही हैं पहले कि वो नीचे गिरती नजर आए। हाउएवर जो SGX निफ्टी है, सिंगापुर निफ्टी, वो अभी दिखा रहा है कि वो मजबूती के साइंस हैं, 100 पॉइंट करीब ऊपर है और वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कंफ्यूजिंग गेम है, फिर बता रहा हूँ, बी वेरी कॉशियस। खैर एनी विच वेज, नीचे की तरफ अगर चलते हैं और 300 को तोड़ देता है, 290 से 300 का लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाए, तो नहीं टूटा बचा तो फिर 23,205 अगली सपोर्ट, और अगर 23,200 के नीचे ट्रेड करने लगता है निफ्टी स्पॉट, तो यार दोस्त माफी चाहूंगा ये बताते हुए, दुख होता है, लेकिन फिर ये बड़ी गिरावट के संकेत हैं। तब ये संकेत जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि निफ्टी इज ओपन टू गो टू 21,800, हालांकि बीच में 22,880 के आसपास भी एक छोटी सपोर्ट बनेगी, जो कि शायद बचा ले, बट इसके चांसेस कम हैं। और ऊपर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो देखिए हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना था, मैंने दिखाया था, इसकी गेम भी आपने समझी भी है, तो ये समझो उसके हिसाब से फिर टारगेट यहाँ से यहीं तक का है। उम्मीद अगर 23,170 मैक्सिमम बनता है, 200 की भी जगह अगर बात बोलें तो, होपफुल रहना चाहते हैं तो, इसके नीचे अगर जाता है निफ्टी तो इट इज ओपन फॉर 21,760-70, अगर ऐसा हुआ तो। अब बात कर रहे थे भाई, क्योंकि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होगी, सो इसकी भी बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर में साफ साफ सा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, इसको देख लीजिए, बहुत क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है। डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो देखिए यहाँ से चला, नीचे ऊपर गया, ये लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, लोअर शोल्डर है, हायर शोल्डर है, सारे रूल्स जो होते हैं वो सफाइज कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद क्लोजिंग उसके नीचे है, और क्लोजिंग आने के बाद नीचे इसने ऊपर आके अभी यहाँ पे इस लेवल को टच किया, जिसे कहते हैं रीटेस्टिंग ऑफ द लेवल, ठीक है ना। ये लेवल रीटेस्ट करना इन्होंने कर लिया, और इसको टच करके अभी वापस नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये ओपन फॉर बिग फॉल है। तब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हेड एंड शोल्डर के हिसाब से अगला जो टारगेट निकलता है हेड एंड शोल्डर का आने वाले कुछ समय के लिए, तो वो 71,200
ये 71,700 सॉरी 71,700 का लेवल बनता है, यहाँ तक हम जाते हुए नजर आएंगे सेंसेक्स में। अब बीच में क्या लेवल्स होंगे अगर हम ट्रेड करते हैं तो भाई देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम ब्रेकआउट पे आते हैं, ब्रेकडाउन पे आते हैं, या पहले ऊपर की बता देता हूँ यार, अगर नीचे से जाते हैं तो खैर लंबाई गेम हो जाएगा। ऊपर अगर जाते हैं तो देखिए, सबसे पहली रेजिस्टेंस 77,640 की है, 640-50, इसको पार करा तो ऊपर में फिर 78,435, इसको पार करा तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 79,230-40 की लेवल की, और अगर इसको पार करा तो फिर 80,090। ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस हैं अब सब आने वाले समय के लिए, और ये कब पार होंगी ये देखने की बात है। आसान तो नहीं होगा अभी मार्केट के लिए ऊपर जाना, लेकिन क्योंकि गेम चेंज हो रहा है, एफ के नए रूल्स आए हैं, सिर्फ उसके लिए तैयारी हो रही थी। अगर ऐसी स्थिति है तो ये सब हो जाएगा, लेकिन अगर जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से अगर नीचे आते हैं, ये राउंडिंग टॉप बना के निफ्टी में भी ऐसा ही बना है, तो भाई सपोर्ट सबसे पहली जो बनती है वो 77,330, इसको तोड़ दिया तो फिर 77,050, और अगर 77,000 साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको आप 76,950 तक मान सकते हैं, झटका मारे नीचे जाए फिर ऊपर आ जाए तो ठीक है, तब तक भी मान लीजिएगा, या 900 तक भी मान लीजिएगा। बट उसके बाद अगर नीचे जा रहे हैं तो फिर ये एक बड़ी गिरावट का संकेत है, और अगर नीचे आते हैं उसके बाद तो फिर सबसे पहला लेवल 76,550, उसके बाद अगला लेवल 75,111, 75,111 ये होगा लेवल, और उसके बाद अगला लेवल जो है मोटे मोटे 71,901 बनेगा। और इसके अंदर में जो बीच में छोटे लेवल्स अगर कल मूव होता है इस तरफ नीचे की तरफ, तो जो बनेंगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके हिसाब से अभी फिलहाल के लिए आप 3 लेवल्स को ध्यान में रखिए। पहला लेवल 77,316, दूसरा 77,000 भी मान लीजिए जो कि साइकोलॉजिकल है, 77,000 से 76,900, और तीसरा लेवल 76,600। इसको अगर तोड़ा तो फिर गड़बड़ है। ये 3 लेवल आपको ध्यान रखने हैं, अगर ये तोड़ दिया तो फिर चौथा लेवल 75,100 का बनता है, वहां पे पहुंचता हुआ नजर आएगा सेंसेक्स। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्दी कुछ लोगों के मैसेज आए जिन्होंने कहा कि दे आर मिसिंग द लाइव सेशंस, तो भाई बहुत जल्दी मैं उसको शुरू करने की कोशिश करूंगा अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस सेशन, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।